जिसे प्रेम्बल कहा जाता है, जिसे उद्देशिका कहा जाता है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। तो ये सारे नाम उद्देशिका के हैं। फ्रेंड्स, जो प्रेम्बल है, उद्देशिका है, वो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वहां से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, और जो नहीं भी कर रहे हैं इवन हमें प्रेम्बल पता होना चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ क्यों पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भारत में निवास कर रहे हैं हम सभी लोग, राइट, हम सभी चलते हैं कैसे? रूल रेगुलेशन से, राइट। और ये जो रूल रेगुलेशन है किस तरीके से बनेंगे, उनका क्या प्रोसेस होगा, कौन बनाएगा, ये सभी कहाँ पे लिखा है? ये सभी लिखा है फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है हमारे प्रियम्बल को। सॉरी, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो कहा गया है प्रियम्बल को। तो ये जो प्रियम्बल है इसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही है। आपको नहीं लग रहा बहुत बड़ी बात है? और ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे रीजन देखते हैं। क्योंकि जो प्रियम्बल है, जो हमारी संविधान सभा थी, यहाँ संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे वे वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन देखा था, है ना। भारत में जो कुरीतियां थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, ये सभी इन लोगों ने देखी थी, है ना। और यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जो विधिवेत्ता थे, जिन्होंने कई सारे देशों के संविधान को पढ़ा, और वहां पे जब उन्होंने देखा कि ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो हमारे देश में भी होनी चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होना चाहिए, ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, मानव विकास हो सके, ठीक है। और इन्होंने आगे ये रूल भी बनाया कि अगर इस प्रियम्बल के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे आने वाले समय में कोई भी पार्टी है ना, कोई भी पार्टी है ना, तो उसका कोई मोटो होता है ना, उस पार्टी का एक मोटो होता है, वो एक विशेष विचारधारा से चल रही होती है। अब सोचो कोई एक ऐसी पार्टी आती है जो जैसे हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम दे रखी है लोगों को, जो जस्टिस की बातें कही है वो हटा ही दे, सारा ही खत्म कर दे, और राज शासन की तरह, जैसे राजतंत्र में शासन होता था उस तरीके से शासन करना प्रारंभ कर दे। तो आपको नहीं लगता कि जो हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, जो हमने इतनी मेहनत की थी, वो सब पे पानी फेर दिया जाएगा? तो उसके लिए क्या किया गया कि जो प्रियम्बल की जो मूल भावना है उसके खिलाफ आने वाली कोई भी सरकार हो, है ना, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो जो आगे आएगी, उसमें ये वो ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं, है ना, कोई भी ऐसा विधेयक लेके आते हैं, कोई भी ऐसा कानून लेके आते हैं जो हमारी प्रियम्बल के अगेंस्ट होगा, जो प्रियम्बल से अगेंस्ट कोई भी रूल रेगुलेशन होगा, कोई भी पार्टी हो, है ना, बहुमत से आई हो चाहे कैसे भी आई हो केंद्र में, तो कोई भी रूल रेगुलेशन हमारे प्रियम्बल की जो अगेंस्ट जाता है उसे वहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा, उस रूल रेगुलेशन को, विधेयक को, सब जो रेगुलेशन है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और ये पावर किसको मिली? हमारे सुप्रीम कोर्ट को, राइट। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारे प्रियम्बल है, जो हमारे संविधान सभा निर्माता थे, जिन्होंने एक लंबे समय तक स्वतंत्रता संघर्ष किया और ब्रिटिश शासन देखा, और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें ये सारी चीजें आगे चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए और फ्रीडम भी होनी चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी प्रियम्बल है वो किस तरीके से है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी प्रियम्बल को स्टार्ट करते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये, मैंने आपको जैसे बोला था संविधान सभा में, जब लोग संविधान सभा में जब प्रियम्बल को लेकर डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ब्रिटिश शासन देखा था, उन्होंने देखी थी शोषणकारी नीतियां, तो उन्होंने कहा कि जब हम स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हैं और जब हमें स्वतंत्रता मिले तो किस तरीके से होना चाहिए, हमारे रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, हमारे देश के लिए कौन सी नीति होनी चाहिए, किस देश के साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने हैं, किसके साथ हमें संधि करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? वो हम डिसाइड करेंगे, है ना। तो
हमारा जो भारत है, हमारे देश के लिए कौन सी नीति बनाई जानी चाहिए, उसमें हमें पूरी फ्रीडम है, हमें किस तरीके से रूल रेगुलेशन बनानी चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग आपने सुना ही होगा, सदा कभी कभी लगता है अपनी ही भगवान है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे देश के लिए जो नीतियां बनाई जाएगी वो हम डिसाइड करेंगे, किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी। आपने शीत युद्ध सुना होगा, एक लंबे समय तक शीत युद्ध चला था और दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष था, एक समाजवादी एक पूंजीवादी। तो समाजवादी जो विचारधारा है फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि आप पूरे समाज को केंद्र में लेके चलते हैं, है ना। जो पिछड़े हुए, जैसे पिछड़े तौर पे जो लोग हैं, उनको भी आप मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करते हो, पूरे समाज को एक साथ लाने की कोशिश करते हो। जो संसाधन है हमारे पास, वो सभी को समान रूप से वितरित होने चाहिए, राइट। तो एक ऐसी विचारधारा जहां पूरे समाज को केंद्र में लेके चला जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी सरकार है वो कई सारे ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाती हैं, SC/ST एक्ट बने हुए हैं, महिला आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग इसीलिए बनाए गए हैं कि जो लोग थोड़े से पिछड़े रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, ताकि पूरे समाज को एक साथ हम ला सके। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे देश हैं, है ना, वो एक विशेष धर्म से अपने रूल रेगुलेशन चलाते हैं, जैसा हमारे देश में बिल्कुल नहीं है ना। हमारा देश चलता है संविधान के अनुसार, रूल रेगुलेशन के अनुसार, और हमारे देश का कोई एक धर्म विशेष नहीं है। हम सारे ही धर्मों को मानते हैं और सारे ही धर्मों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक में क्या है फ्रेंड, जैसा अभी आपने चुनाव हुए उसमें देखा ही होगा कि हम डिसाइड करेंगे कि हम पे शासन कौन करेगा, राइट। आपने कई देखी होंगी, जैसे ए पार्टी है, राइट। ये चुनावी मुद्दों पे बात करने की हमें भी जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। जैसे सपोज कोई ए पार्टी है, उसने एक लंबे समय तक शासन किया और हमें लगा कि नहीं, अब हमें ये पार्टी नहीं चाहिए, हमें बी पार्टी चाहिए। हम डिसाइड करेंगे कि हम पे ये वाली पार्टी शासन करेगी या ये वाली पार्टी शासन करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष वर्ग डिसाइड कर देगा कि नहीं भाई अभी इसी पार्टी का शासन चलेगा, या राजतंत्र की तरह एक बंदा है जो वो डिसाइड कर देगा कि कौन तुमको शासन करेगा। नहीं, हम डिसाइड करेंगे हमसे कौन शासन करेगा। तो दैट इज कॉल्ड लोकतंत्रात्मक। आगे वर्ड दिया गया है गणराज्य। जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन में जो उनकी राष्ट्रीय प्रमुख हैं, है ना, महारानी एलिजाबेथ, जैसे सुना होगा, तो वो जो पद है ना, वो डेजिग्नेशन है, वो उनकी वंशानुगत चली आ रही है कि पहले वो, फिर उनके बाद नेक्स्ट उनकी पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन उस तरीके से। लेकिन हमारे जो देश के प्रमुख हैं उनका हम निर्वाचित करते हैं, उनके लिए बाकायदा निर्वाचन होता है, और फिर जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पद के लिए हम वंशानुगत, हमारे यहाँ पे वो पद नहीं है, ठीक है। आपको ये प्रियम्बल बहुत अच्छे से मैं जो बताती जा रही हूँ, सुनाती जा रही हूँ, आप शांति से सुनते जाइए। व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो हमारे जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है, और समता है प्रतिष्ठा की और अवसर की प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहां से वन लाइनर क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो सबसे पहले जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना की अवधारणा आई थी, वो अमेरिका में आई थी। वहां से हमने इस अवधारणा को एक्सेप्ट किया है, हम वहां से हमने अडेप्ट किया है, लिया है। उसके बाद देखिए सबसे पहली जो डेट है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब लोग पढ़ा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, एक डेट वहां बता देते हैं, एक डेट वहां बता देते हैं, एक डेट बताएंगे जब केस आ रहे होंगे। मैंने क्या किया कि सारी जो भी डेट्स हैं जो प्रियम्बल से रिलेटेड है वो एक साथ आपके यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगी, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 13 दिसंबर 1946 वो डेट है, वो तारीख है जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा था। फिर 22 जनवरी 47 होगा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। 1960 में बेरुवारी केस आता है। 1960 में कौन सा केस आता है, बेरुवारी कोच। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि बेरुवारी केस दे देगा, फिर ईयर देगा आपको कि किस ईयर में बेरुवारी केस आया था। तो फ्रेंड ये जो केस है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो प्रियम्बल है उसको संविधान का भाग नहीं बताया गया। बाकी जो केसेस आएंगे उसमें जो प्रियम्बल है उसे संविधान का भाग बताया गया। तो आपका 1960 में आया बेरुवारी केस, जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया गया है। आफ्टर दैट
नेक्स्ट 1967 में गोलकनाथ केस आया, जिसमें जो उद्देशिका को है संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। फ्रेंड्स, पहली बात यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसे बनते हैं कि आपको केस का नाम दे देगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये किस ईयर में आया था, और उसमें ये भी स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि भाई इसमें प्रियम्बल के बारे में क्या कहा गया था, भाग माना गया था, नहीं माना गया। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 1960 में जो बेरीवारी केस आया था उसमें जो संविधान का भाग नहीं था प्रियम्बल। नेक्स्ट है 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया, जिसमें प्रियम्बल को संविधान का भाग माना गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया है ना, और 42वां संविधान संशोधन देखिए यहां से देखिए 1976 में किया गया। 1973 में केशवानंद भारतीवाद आ गया, उसके 3 साल बाद 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसमें 3 शब्द प्रियम्बल में बस एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है, अगर संविधान का भाग है तो उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, राइट। तो जो 42वां संविधान संशोधन था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आपको यहाँ पे ना सपा करके याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आपको याद कर लेना है, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976, यहाँ पे सपा करके याद कर लेना है। ठीक है, इनको तीनों को अलग अलग करके करना है। स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष, आ से अखंडता। समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो ये तीनों ही वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे। उसके बाद है 1994 बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें फिर से जो उद्देशिका है उसको संविधान का भाग माना गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये सारी डेट्स हैं जिससे प्रियम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अलग से डेट आपको इसलिए बता दी गई है ताकि आप बार बार कंफ्यूजन में ना आए। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि प्रियम्बल को लेके किसने क्या कहा है। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि संविधान की जो आत्मा है उसे कहा, मतलब किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देगा मूल अधिकार, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ना स्पेशली वो दिया जाएगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने बोला था आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। लेकिन वहीं जो प्रस्तावना की जो अगर वहां पे अगर अंबेडकर जी का नाम नहीं आता है तो आपको प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, अगर अंबेडकर जी का नाम नहीं आता है। अगर अंबेडकर जी का नाम आता है तो आपको आर्टिकल 32 बताना है, जो संवैधानिक उपचारों की बात करता है। अब सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, उद्देश्य का जो है हमारे स्वप्नों का और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी जी ने कहा है, उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। फ्रेंड्स, अगर जन्म कुंडली वर्ड आता है तो आपको याद करना है के एम मुंशी जन्म कुंडली। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने बोला है, ये ना इसको डबल टिक कर लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों को। के एम मुंशी जी जो है उन्होंने उद्देशिका को राजनीति की जन्म पत्रिका कही है। देखिए, जन्म पत्रिका कहे और जन्म कुंडली कहे तो दोनों ही के एम मुंशी जी ने कहा है। और जो सुभाष कश्यप हैं, सुभाष कश्यप जी जो हैं उन्होंने क्या कहा था, जो सुभाष कश्यप हैं उन्होंने कहा था, संविधान यदि शरीर है, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और अगर प्रस्तावना आधार शिला है तो संविधान उस पर बनी अट्टालिका। भीमराव अम्बेडकर को लेके कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स, ये होगी आपकी प्रियम्बल। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो मैं आपको बार बार कह रही थी। ये पीवाईक्यू जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है।
ठीक है, अब आएगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ये तो केस हमने सुना ही नहीं दूर दूर तक। बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, था ही नहीं। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने आपको सारे केसेस कराए थे, उसमें लास्ट में भी था ना मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, उसमें संविधान का भाग माना गया था प्रियम्बल को। नेक्स्ट है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें साफ दिख रहा है कि कौन सा सही आंसर है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सही टिक कर दो। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। यहां से मैंने आपको बताया था इस तरीके से क्वेश्चंस बनते, किसने क्या कहा, किस केस में क्या निर्णय आया था, कौन सा केस किस ईयर में आया था। तो क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो इजी सा क्वेश्चन है, किसने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। मैंने क्या बोला था, अगर जन्मपत्री और जन्म कुंडली पत्रिका और जन्म कुंडली वर्ड आता है तो किसने कहा था, के एम मुंशी जी ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये क्या कह रहा है, 1975, ये बोल रहा है 1975 में प्रियम्बल में नहीं था, 1975 में देखा, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और जिसमें कौन से वर्ड जोड़े गए थे, सपा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। ठीक है, अब इसमें कहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। आपको याद हो चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जो सही क्रम है वो बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस है, जो न्याय की बात की है, वो कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। वहीं स्वतंत्रता की बात आती है तो कितने हैं, 5, विश्वास, अभिव्यक्ति और विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद है समानता, अवसर की और प्रतिष्ठा की, और भ्रातृत्व। तो 1, तो इसका आंसर होगा 3, 5, 2, 1। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नंबर 1 प्रभुत्व संपन्न था, न्याय था, भाईचारा था, संघवाद नहीं था। तो आंसर गलत। तो आपने देखा, अगर आप अच्छे से प्रियम्बल को एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, आप अपने आप उन्हें खत्म करते जाओगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अभिन्न हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसमें संविधान में संशोधन किए गए थे, और जैसा कि सारे केसेस में क्लियर था। बस एक केस में था जिसमें नहीं माना गया था प्रियम्बल को संविधान का भाग, वो था 1960 का बेरुवारी केस, जिसमें कहा गया था प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना किस प्रकार से संविधान के अन्य भागों से जुड़ी हुई है। यह केवल एक औपचारिकता है, यह संविधान की आत्मा है। आंसर मिल गया, अब इसे हटा देते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं ऑप्शन और भी बता देती हूँ। यह केवल ऐतिहासिक दस्तावेज है, नहीं। यह विधायी प्रक्रिया को निर्धारित करती है, नो। नेक्स्ट, प्रस्तावना में किस किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शंस आर, विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उद्देशिका में न्याय के 3 प्रकार हैं, वे कौन कौन से हैं, सबको पता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आंसर टिक कर दिया जाए। नेक्स्ट, उद्देशिका में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष, एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, कुलीन राज्य। तो हमारा जो भारत है वो है धर्मनिरपेक्ष। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, ये सारे वो क्वेश्चन है जो पहले, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।